हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है, ट्रैक्टर रैली टर्न्स वायलेंट एज फार्मर्स एंटर कैपिटल। देखो, पिछले 2-3 महीने से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। वो ये चाह रहे थे फार्मर्स की 26 जनवरी को जैसे हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है, उनकी परेड निकलती है, सेम इसी तरीके से हम भी परेड निकालेंगे। बाद में दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको अलाउ कर दिया जाता है। उनका जो रास्ता है, जो रूट उनका होने वाला था, वो भी डिसाइड किया गया था। लेकिन जैसे ही ये फार्मर्स, ऐसा बोला गया है कि जैसे ही फार्मर्स हमारी नेशनल कैपिटल में इनकी एंट्री हुई, उन्होंने वो वायलेंट हो गए और जो रूट उनका फिक्स किया गया था वो उस रूट पर ना जा करके उन्होंने ट्राई किया कि जो हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स है उस तरफ उनको भेजा जाए। अब इसकी वजह से वहां पे क्लैशेज हो गया पुलिस के बीच में और फार्मर्स के बीच में। तो बाद में पुलिस ने टीयर गैस और लाठीचार्ज इन सब को यूज किया कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स को। इनकी वजह से जो वायलेंस क्रिएट हुआ उसमें एक प्रोटेस्टर की डेथ हो जाती है और 83 पुलिस पर्सनल इंजर्ड हो गए इस क्लैश में। फार्मर्स ने क्या किया, फार्मर्स दिल्ली में अंदर घुस गए और उन्होंने जाकर के दिल्ली के लाल किला जो है उसके ऊपर झंडा फहरा दिया। देखो, इसकी वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया और दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉय कर दिया। अब देखो, ये बात तो बोल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये ज्ञापन आया है, ये बात बोली गई है कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन फार्मर्स ये बात बोल रहे हैं कि जो भी काम हुआ है ना वो एंटी सोशल एलिमेंट्स ने किया है। मतलब हमारा जो परेड चल रही थी उसमें कुछ लोग ऐसे घुस गए जो हमारे साथ के नहीं थे और उन्होंने ये सारा वायलेंस क्रिएट किया है। अब फार्मर्स ने जो दिल्ली के अंदर जाकर के लाल किले के ऊपर मॉन्यूमेंट्स में जो अपना झंडा फहराया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लाल किले के बारे में कुछ फैक्ट्स को जान लें। देखो, लाल किले को जो हमारे यहाँ पर मुगल एम्पायर हुआ उसमें 5th नंबर के मुगल एम्परर थे शाहजहां। उन्होंने जब ये डिसीजन लिया कि मैं आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी को शिफ्ट करूंगा, उस समय 12 मई 1638 में इसके कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया था। 1639 से लगभग 1648 के बीच में इस लाल किले को बनाया गया था और इसका जो आर्किटेक्ट था ना, उसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। ये वही आर्किटेक्ट थे जिन्होंने जो हमारा ताजमहल है उनको भी कंस्ट्रक्ट किया था। अब हमने बोला कि मुगल एम्पायर में 5th नंबर के मुगल एम्परर, मतलब फर्स्ट हमारे यहाँ पर मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था इंडिया में बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ में पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ करके। उसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और लोदी वंश हट जाता है और इंडिया में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। बाबर के बाद में यहाँ राजा बनता है हुमायूं, उसके बाद में मुगल एम्पायर में आता है अकबर और अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद में शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, देखो यहां पर है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड एक न्यूज आई है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने पेंगोलिन को सेव किया है, रेस्क्यू किया है कोलकाता में और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। देखो, ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है वो एक स्टेचुरी बॉडी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसका जो निर्माण किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जब कोई भी ऑर्गेनाइज्ड, देखो जो वर्ड्स होते हैं उन पे आपको ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए इसको बनाया गया था। अब हमने देखा कि ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक स्टेचुरी बॉडी है। अब स्टेचुरी बॉडी क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, स्टेचुरी बॉडी को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात अगर हम मीनिंग समझे इसका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, कि कोई भी बॉडी जिसका मूल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जब उसमें कोई मेंशन नहीं होता है और बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जिसको बनाया जाता है, वो होती है स्टेचुरी बॉडी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में उनको भी मेंशन किया गया था, जैसे यूपीएससी, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन, उसके बारे में जो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बताया गया था। और जिनको नहीं बताया जाता है, बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जो बनते हैं वो होती है स्टेचुरी बॉडी, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ऐसी भी बॉडी होती है नॉन स्टेचुरी बॉडी, मतलब सिर्फ जिनको
एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के तहत जिनको बनाया जाता है, सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट है, मतलब ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका वर्णन है, ना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू उनको बनाया गया है, सिर्फ हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उसने अगर उनको बनाया है, मतलब गवर्नमेंट एक्शन के थ्रू जो बॉडी बनती है वो होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो एडिटोरियल पेज से है। देखो एडिटोरियल पेज पर एक कार्टून आया है और इस कार्टून में जो हमारी ट्रैक्टर रैली हुई 26 जनवरी को, उसके बारे में दिखाया गया है कि ट्रैक्टर रैली के थ्रू जो फार्मर्स हैं उन्होंने हमारे इंडिया का जो मैप है उसको बनाने की कोशिश की है और यहाँ पर हमारे पीएम इस चीज को वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ डाटा आए हैं डेथ पेनल्टी को लेकर के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो 2020 में जो एग्जीक्यूशन हुआ है ना डेथ पेनल्टी का, वो सबसे ज्यादा हुआ है अगर पिछले सालों की तुलना करें तो, लेकिन जो डेथ सेंटेंस है वो बहुत कम हुई है। इसका एक मेन कारण ये माना जा सकता है कि देखो कोविड-19 की वजह से जो हमारे कोर्ट्स थे वो खुले ही नहीं हुए थे। अब कोर्ट्स ही नहीं खुलेंगे तो जो डेथ सेंटेंस है वो कहां से दी जाएगी। 2020 में अगर देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन हुआ है। 2012 में जो निर्भया केस हुआ था, दिल्ली रेप केस हुआ था, उसके जो 4 आरोपी थे उनका एग्जीक्यूशन किया गया था 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले ही। ठीक है, अब देखो यहां पर बताया गया है कि फ्यूअर सेंटेंसेज मोर एग्जीक्यूशन। 2020 में 77 लोगों को डेथ सेंटेंस दी गई है कोर्ट के द्वारा, जिसमें से जो 62% थी वो तो फर्स्ट लॉकडाउन से पहले ही डिक्लेयर की गई थी। और 2020 में 4 कन्विक्ट्स जो दिल्ली गैंगरेप केस के जो 4 कन्विक्ट्स थे उनको एग्जीक्यूट किया गया है। अगर पिछले सालों से तुलना करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन था, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ सेंटेंस में एग्जीक्यूशन था 4 लोगों का। अब यहाँ पर ऑफेंस देखा गया है कि किस ऑफेंस की वजह से डेथ सेंटेंस मिली है। यहाँ पर 2016 से 2020 5 सालों का डाटा दिया गया है और यहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंस की वजह से मिली है या मर्डर की वजह से मिली है, टेररिज्म को फैलाने की वजह से डेथ सेंटेंस मिली है, अबडक्शन विद मर्डर की वजह से मिली है, रियोटिंग विद मर्डर, इन सब कारण डिसाइड किए गए हैं। तो देखो 2020 के जो डाटा है वो देखने लायक है। 64.9% जो लोगों को डेथ सेंटेंस मिली है, मतलब 77 डेथ सेंटेंस दी गई थी 2020 में, उसमें से 64.9% जो डेथ सेंटेंस मिली है वो सेक्सुअल ऑफेंस की वजह से मिली है, 31.2% मर्डर की वजह से मिली है और 0.0% टेरर की वजह से किसी को डेथ सेंटेंस नहीं मिली है, 2.6 मिली है अबडक्शन विद मर्डर और रियोटिंग विद मर्डर 0.0। तो देखो सेक्सुअल ऑफेंस के लिए 64.9% लोगों को मिली है डेथ सेंटेंस और पिछले वर्षों की अगर तुलना करें 2016 से 2020 की, तो सबसे ज्यादा सेक्सुअल ऑफेंस की वजह से डेथ सेंटेंस दी गई है। अब जो भी इसमें डेथ, देखो 2020 में जो डेथ सेंटेंस सेक्सुअल ऑफेंस की वजह से ज्यादा दी गई है। अब जो इसमें विक्टिम थे ना, वो उनकी एज देखो कि किनके खिलाफ में सेक्सुअल ऑफेंस हुआ था, किनके साथ में ये रेप केस हुए थे। ज्यादातर जो लोग थे जिनके साथ में मतलब 50 जो डेथ सेंटेंस दी गई है, उनमें से 2020 में जो 50 डेथ सेंटेंस दी गई है उनमें वो किसके लिए दी गई है 50 डेथ सेंटेंस, वो दी गई है सेक्सुअल ऑफेंसेज के लिए। और उसमें 24 ऐसे केस थे जिसमें जो विक्टिम थी उसकी एज 12 साल से भी कम की थी और 40 ऐसे थे जिनमें से विक्टिम की एज, मतलब 24 तो ऐसे थे जहां पर विक्टिम की एज कितनी थी 12 साल से कम, और 40 ऐसे केस हुए हैं जिनमें विक्टिम की एज 18 से भी कम की थी। यहाँ पर डाटा दे रखे हैं 12 से कम की जिनकी एज थी उन विक्टिम की संख्या है 3, 12 साल से कम की, 12 साल से बिलो 12 नॉन होमिसाइड रेप, बिलो 12 होमिसाइड रेप उनकी संख्या 21 थी, बिटवीन 12 टू 18 नॉन होमिसाइड रेप 1 और बिटवीन 12 टू 18 होमिसाइड रेप 16, अबोव 18 होमिसाइड रेप 9। अब देखो इंडिया का स्टैंड क्या है। 2007 से यूएन कोशिश कर रहा है कि डेथ सेंटेंस को अवे कर दिया जाए, हर देश से इसको हटा दिया जाए, इसके लिए रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया हर बार इसको ना करते हुए आ रहा है। 2020 में यहाँ पर देखो डाटा दे रखा है, ये जो कलर है
इस कलर वाले लोगों ने यस किया है कि हाँ अभी कर दो, ये जो कलर है उसमें मना किया है, और ये जो कलर है उन लोगों ने ना तो वोटिंग की है या फिर वो वहां पर उन्होंने अपना कोई भी एक्सेंट नहीं दिया है, कोई भी स्वीकृति नहीं दी है। तो 2020 में 123 देशों ने यस बोला है कि हाँ डेथ पेनल्टी को रिमूव किया जा सकता है। 38 ऐसे देश थे जिन्होंने मना किया है, और उसमें इंडिया भी शामिल है। और ये कुछ देश हैं जिन्होंने कोई भी अपनी वो नहीं दी, रेफरेंस नहीं दिया। बिटवीन 2007 से 2020 के बीच में 19 ऐसे देश हैं जिन्होंने 19 ऐसे देश हैं जो मतलब पहले ना कर रहे थे और फिर बाद में 19 मोर नेशंस वोटेड यस, मतलब पहले मना करते आ रहे थे लेकिन बाद में यस की श्रेणी में वो चेंज होते गए, ठीक है। और 16 ऐसे फ्यूअर देश हैं जो ना करते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने नो का ही वोटेड को कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, देखो कल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को बहुत सारे, उससे पहले वाले दिन बहुत सारे जो हमारे हीरो रहे हैं, हमारे वॉर में हीरो रहे हैं, उन सबको अलग अलग चक्र से, अलग अलग जो अवार्ड है उनसे सम्मानित किया गया। तो जो हमारी गालवान घाटी क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में, वहां पर कॉलोनियल थे मिस्टर संतोष बाबू, उनको वीर चक्र दिया गया है। तो उनकी जो फैमिली है उन्होंने बोला है कि उनको महावीर चक्र दिया जाना चाहिए था। देखो जो महावीर चक्र होता है, महावीर चक्र है, वाज अवॉर्डेड द महावीर चक्र। तो उन्होंने बोला है कि वो उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, और उनकी फैमिली ने बोला है कि उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाना चाहिए था। वो डिजर्व करते थे कि उनको परमवीर चक्र दिया जाता। अब देखो जो परमवीर चक्र है ना, वो अगर हम बात करें मिलिट्री डेकोरेशन की तो उसमें हाईएस्ट चक्र होता है, और अब तक लगभग 21 लोगों को ही परमवीर चक्र दिया गया है। जो महावीर चक्र है वो 2nd नंबर पर आता है, और 3rd नंबर पर आता है वीर चक्र। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, यहां देखो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो हमारी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को लेकर के है। यहां पर हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में जो परेड हुई, वहां पर क्या क्या दिखाया गया, उन सबको बताया गया है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बांग्लादेश के जो सैनिक हैं, देखो इंडिया और ढाका ने सेलिब्रेट किया 50 एनिवर्सरी 1971 लिबरेशन वॉर। मतलब बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उसको लिबरेशन दिलवाने में, उसको फ्रीडम दिलवाने में इंडिया ने जो सहायता की थी, उन सबको मिलकर के उस साल को हो गई है 50वीं सालगिरह के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बांग्लादेश के जो कंटिजेंट है उन्होंने हमारे इंडिया की राजपथ पर मार्चिंग की। 122 मेंबर्स आए थे ट्राई सर्विस के कंटिजेंट में, मतलब बांग्लादेश के ट्राई सर्विस कंटिजेंट में 122 लोग आए थे, और उन्होंने हमारे राजपथ के ऊपर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में मार्च किया था। तो देखो इन चीज से ये पता चलता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है, जो हिस्ट्री में बहुत स्ट्रोंग थे और आने वाले समय में भी बहुत स्ट्रोंग होने वाले हैं। यहाँ पर हमारे राजपथ पर जो हमारे टैब्लू प्रदर्शित हुए उनको दिखाया गया, उन सब के बारे में बताया गया है। हमारी जो इनोवेशन हो रहे हैं, इसमें जो राफेल आया, हम विदेश से जो राफेल लेकर के आए, उसमें उसके बारे में दिखाया गया है। हर स्टेज का जो टैब्लो आया था उसके बारे में बताया गया है। स्टार्टिंग हुई थी लद्दाख से, जो नया यूटी बना है, मतलब नई राइजिंग दिखाई गई है, नई होप दिखाई गई है, किसके लिए, लद्दाख के लिए। इसके बाद में दिल्ली जो था, उसमें दिल्ली की शुरुआत की गई, तो जो हमारा रिलीजन हार्मनी को उसमें दिखाया गया, और मुस्लिम कम्युनिटी को प्रदर्शित करते हुए उसके बारे में उसकी शुरुआत हुई। जो यूपी का टैब्लू आया, मतलब हर स्टेट से, लगभग हर स्टेट से रिलेटेड टैब्लू आया। उसके बाद में जो हमारी फोर्सेस हैं उससे रिलेटेड आया। लेकिन जो देखो मोटरसाइकिल के ऊपर हर बार जो शक्ति प्रदर्शन किया जाता है उसको नहीं प्रदर्शित किया गया। कोविड-19 की वजह से जो लोगों में स्पेस बनाना जरूरी था। हर साल 1.25 लाख लोग लाइव देखने आते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो हमारा यहाँ सेलिब्रेशन होता है उसको। लेकिन इस बार सिर्फ 25,000 लोगों को ही यहाँ पर एंट्री दी गई थी। जो डिस्टेंस मेंटेन किया गया था लोगों के बीच में, 2 गज की दूरी को मेंटेन किया गया था। और जब लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे थे तो उनका टेम्परेचर भी चेक किया गया था। बहुत सारे नर्सिंग ऑफिशियल वहाँ पर मौजूद थे, और जिनका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा था उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही थी। मतलब अगर हम क्लियर बात करें तो कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया है वो काफी शानदार रहा है।
तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।